पिछले क्लास में हम पढ़ लिए कि जाइलम उत्तक के प्रकार कितने होते हैं और जाइलम उत्तक किसका प्रकार है, ये सब पढ़ लिया। आगे पढ़ना था कि जाइलम उत्तक किन किन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जाइलम उत्तक के कितने अवयव होते हैं। तो जाइलम उत्तक के कितने अवयव होते हैं? मुख्य रूप से 4। जाइलम उत्तक के अवयव बोलो या जाइलम उत्तक कितने कोशिका से मिलकर बने होते हैं? जाइलम के अवयव कितने होते हैं? 4। पहला क्या है? पहले जाइलम के, चलो सबसे पहले जानते हैं जाइलम होता क्या है। ठीक, जाइलम क्या होता है, मतलब जाइलम का कार्य, जाइलम करता क्या है? मुख्य रूप से ये जल को क्या करता है? संवहन करता है। और जाइलम क्या कहलाता है? संवहन उत्तक है, जो कि जाइलम में मतलब जाइलम जल का परिवहन करता है नीचे से ऊपर की ओर, या तो बोलो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? हमेशा नीचे ना होता, ऊपर से नीचे, यानी पृथ्वी की ओर। जब ये नीचे से ऊपर गति करता है, जल को पहुंचाता है, तो तब क्या होगा? जल एवं खनिज लवण को, तो यही ना होगा कि ये जो कार्य करता है किस ओर? या तो नीचे से ऊपर बोलो, या तो बोलो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में। और जो जाइलम बने होते हैं 4 प्रकार की कोशिकाओं से, सभी में नहीं होते, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4। एक में आता है वाहिनिका, जिसको बोलते हैं ट्रेकिड। उसके बाद वाहिका, जिसको बोलते हैं वेसल्स। और तीसरा है जाइलम रेशा, नहीं, जाइलम रेशा या जाइलम तंतु। हाँ, जाइलम दृढ़ उत्तक भी जाइलम रेशा बोलो, जाइलम तंतु, जाइलम, हाँ जाइलम रेशा, जाइलम तंतु या जाइलम दृढ़ उत्तक, जाइलम दृढ़ उत्तक या जाइलम दृढ़ उत्तक, या क्या बोलते हैं इसको? एक और काष्ठ तंतु भी बोलते हैं। हाँ, रेशा काष्ठ तंतु। हाँ, तंतु का मतलब रेशा ही होता है। या तो बोलो काष्ठ तंतु या रेशा। और चौथा क्या है? जाइलम मृद उत्तक, जाइलम मृद उत्तक। जाइलम मृद उत्तक या जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। यानी मुख्य रूप से जो जाइलम होता है उसके 4 अवयव ये चारों, जिसमें पहला वाहिनिका, इसका दूसरा नाम यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिड बोलते हैं। ये क्या होते हैं? मृत होते हैं, मृत होते हैं ये मृत होते हैं। अच्छा, अगर ये बोलो, चलो शुरू बताते जाते हैं। चलो नंबर 1 पहले बताते हैं वाहिनिका के बारे में। ये क्या होता है? मृत होते हैं। जब ये मृत होगा, तो अगर कोई भी, यानी कोई भी जीव जीवित है, किसके कारण? उसके अंदर क्या पाया जाए? जीव द्रव। जब जीव द्रव नहीं पाया जाएगा तो उसमें वह तो मृत ही होगा। जब यह बता रहा है कि मृत है, इसका मतलब इसमें जीव द्रव नहीं है। जब जीव द्रव नहीं होगा तो उसमें कोशिका झिल्ली होगा क्या? कोशिका द्रव होगा? केंद्रक होगा? नहीं ना। यानी इसमें जीव द्रव क्या होते हैं? अनुपस्थित। जीव द्रव क्या होते हैं? जब जीव द्रव अनुपस्थित होगा तो केंद्रक भी अनुपस्थित, कोशिका झिल्ली भी, और कोशिकांग भी। कोशिकांग समझते हो ना? कोशिका द्रव में जितने भी अंग पाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जो भी हो। और उसके बाद ये क्या होता है? इसकी कोशिका भित्ति मोटी होते हैं लिग्निन के जमाव के कारण। कोशिका भित्ति क्या होते हैं इसकी? मोटी। कोशिका भित्ति
कोशिका भित्ति मोटी है होती है किसके कारण? लिग्निन की जमाव के कारण। लिग्निन क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। लिग्निन के जमाव के कारण। उसके बाद इसमें गुहिका यानी गुहा पाए जाते हैं, बताया है इसमें। इसमें गुहिका या गुहा पाए जाते हैं ना, बीच में बोला न, 2 दिन ले भी बता रहे। इसमें गुहा पाए जाते हैं। अब ये गुहा होता है क्या बताएं? जैसे कि बताओ, अगर कोई भी जीव जीवित है उसमें क्या जीव द्रव पाया जाएगा? जीव द्रव पाया जाएगा, इसका मतलब उसमें तरल पदार्थ पाया जाएगा। अगर वो सूख जाए, अगर वो मृत हो गया, तो मान लो चलो ये है क्या, कोशिका है, ये क्या है? वाहिनिका यानी ट्रेकिड है। ये ट्रेकिड है ना। मान लो इस भाग में क्या पाया जाना था? जीव द्रव। जब ये सूख जाएगा तो इसमें तो कुछ होगा नहीं होगा। तो अब ये सूखेगा किसके कारण? लिग्निन के कारण। यहाँ लिग्निन धीरे धीरे क्या होता है? ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और ये क्या होता है? मोटा होते जाता है, जिसके कारण ये सही से पोषण इसको नहीं मिल पाता है जैसे मिलना चाहिए कि ये जीवित रहने की। धीरे धीरे जब ये मोटे होते हैं तो ये आपस में सटते जाता है, तो ये क्या होता है? इसके जीव द्रव बीच का सूख जाता है। तो उसके कारण जब सूख जाती है, खाली स्थान ही रहेगा ना। इसी खाली स्थान को क्या बोलता है? गुहा बोला जाता है या गुहिका बोला जाता है। समझ में आ गया ना। और इसका दोनों नुकीला, दोनों सिरा क्या होता है? नुकीला। दोनों सिरा नुकीला होता है। और यह कार्य क्या करता है? जल का संवहन, जल का संवहन करता। ये किस किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में पाए जाते हैं। कौन? ये वाहिनिका सभी में पाए जाते हैं। चलो तो पहले वो भी लिख देते हैं यहाँ तक। अच्छा ये हो गया है ना। इसको पहले वही लिख देना था पहले, नहीं तब आराम से फिर से समझाते। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी है ना, यहाँ तक आ गया ना। अब वो समझा देते पहले। यानी ये जो जाइलम है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से जो पेड़ पौधे को जो बांटा गया है कितने भाग में, मतलब कितने वर्ग में? मुख्य रूप से मानो तो 3। कौन कौन सा? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो होते हैं, चलो एंजियोस्पर्मी पहले, चलो इसको पहले मिटाते हैं। इसको मिटाएं, इतना समझ में आइए गया ना। चलो इतना इसी था तुम्हारा। ये वाहिनिका कार्य क्या करते हैं? जल का संवहन करते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में। चलो यहाँ तुम्हारा जाइलम किस किस में पाया जाता है वो जानते हैं। यहाँ तुम्हारा हो गया जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट या फाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। उसी को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। एक हो गया एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। एंजियोस्पर्मी पौधा या एंजियोस्पर्म बोल दो। इसी को क्या बोलते हो? एंजियोस। इसी को क्या बोलते हैं? आवृत बीजी। इसी को आवृत बीजी बोलते हो ना। अब इसी का यानी आवृत बीजी को क्या बोलते हैं? पुष्पी पादप। जितने भी पुष्पी पादप वो क्या है? आवृत बीजी। अब ये आवृत बीजी अनावृत बीजी क्या होता है ये भी जानना जरूरी है ना। जिसका बीज फल के अंदर पाया जाता है, पुष्पी पादप। जिसका फल बाहर पाया, बीज बाहर पाया जाता है ना। तो सीधा समझो अनावृत बीजी होता है ना और आवृत बीजी। आवृत बीजी में जो होता है तुम्हारा ये बीज में क्या होता है? ऊपर से तुम्हारा परत चढ़ा हुआ रहता है। और ये अनावृत बीजी में जो होता है बीज में ऊपर से परत नहीं चढ़ा हुआ रहता है। ये समझ लो। अब जो होता है तुम्हारा जाइलम, जाइलम यानी संवहन उत्तक बोल सकते हो ना। अब जो संवहन उत्तक है, जो संवहन उत्तक जो जाइलम है उसमें टेरिडोफाइटा में
जो जाइलम पार्ट है उसमें सिर्फ वो कितने अवयव से बने होते? 3 अवयव से। वाहिनिका, वाहिनिका एक जाइलम रेशे, रेशा रेशे इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, एक जाइलम मृदुतक, लेकिन हम वहां लिखे कितना है? 4 ना। 4 इसलिए लिखे कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं कि हम अपने सिलेबस में किसके बारे में, पुष्पी पादप के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में। इसमें 4 होता है, बाकी इस दोनों में कितना होता है? 3 ही। इसमें भी सेम टू सेम यही तीनों होगा। वाहिनिका, वाहिनिका जाइलम रेशे, जाइलम रेशे एक, जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक। और इसमें कितने होते हैं? चलो लिखना पड़ेगा। टेरिडोफाइटा में जाइलम के 3 अवयव, जिम्नोस्पर्म में जाइलम के 3 अवयव, और इसमें जाइलम के 4 अवयव। अच्छा, ये कैसे पूछा जाएगा? ऐसे पूछा जा सकता है कि जाइलम यानी संवहन उत्तक जो होता है टेरिडोफाइटा में, जाइलम जो बने थे कितने अवयव से मिलकर बने थे? 3, यानी 3 कोशिका से। कौन कौन? वाहिनिका, जाइलम रेशे और जाइलम मृदुतक। लेकिन जो पुष्पी पादप यानी एंजियोस्पर्म, जो हम अभी यानी जो हमारे सिलेबस में दिया गया जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें होता है कितने होते हैं? तो जाइलम के अवयव 4। कौन कौन? वाहिनिका, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम रेशे, और एक जाइलम मृदुतक। अच्छा, एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इतना अब समझ में आ गया नहीं ये चारों कहाँ पर कौन किस अवस्था में पाए जाते हैं? अब तुम्हारा अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दे, इस तीनों ग्रुप में से या डायरेक्ट पादप जगत में कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ग है जो सबसे पहले स्थल पर उगने वाला और उसमें सबसे पहले संवहन उत्तक पाया गया? यानी स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम वर्ग, पादप वर्ग जिसमें संवहन उत्तक पाया जाता है या पाया गया, वो कौन सा है? टेरिडोफाइटा है। क्या है? टेरिडोफाइटा। और पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? जिम्नोस्पर्म। सबसे बड़ा वर्ग पुष्पी पादप ना है, वो अलग। सबसे बड़ा वर्ग जिम्नोस्पर्म ना है, वो तुम्हारा दूसरा है ना। सबसे बड़ा वर्ग पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग क्या रे? पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग, तो ठीक हो सकता है पादप। अच्छी दोनों में अगर कंफ्यूजन होते है, लेकिन शायद एंजियोस्पर्म है। यानी पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? दिमाग काम नहीं कर रहा। चलो ठीक है, इसको देख लेना बाद में भी। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पहले लिखा है, चलो इसलिए तब अभी इसको छोड़ते हैं। चलो, और सबसे बड़ा जो पादप और सबसे बड़ा पादप होता कौन सा है? रेफ्लेक्सिया, वो पुष्पी पादप है। वर्ग शायद सबसे बड़ा वर्ग जिम्नोस्पर्म ही है, ठीक, जिसमें सबसे बड़ा तुम्हारा पेड़ होता है चीड़ का पौधा, जिसको साइकस बोलते हो, ठीक। और सबसे बड़ा पुष्पी पादप आता है ना, सबसे बड़ा पुष्पी पादप कौन है? सबसे बड़ा, चलो सबसे यानी सबसे तुम्हारा पहला वो पृथ्वी पर उगने वाला जिसमें संवहन उत्तक पाता हो गया टेरिडोफाइटा। सबसे बड़ा वर्ग वो जिम्नोस्पर्म। अगर एंजियोस्पर्म लिखा है तो ये बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी तो हमको शायद लग रहा है जिम्नोस्पर्म ही होगा। जिम्नोस्पर्म, उसके बाद ये तुम्हारा हो गया जिम्नोस्पर्म तुम्हारा यानी सबसे बड़ा वर्ग जिम्नोस्पर्म। उसके बाद आता है पुष्पी पादप, ये क्या है? अनावृत बीजी न, अनावृत नहीं, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म या पुष्पी पादप। सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? वोल्फिया। तो और सबसे ये हुआ सबसे छोटी, और सबसे लंबी यूकेलिप्टस, यूके
लिप्टस। उसके बाद सबसे बड़ी पुष्टि पादप रेफलेशिया। आगे न समझ में। चलो इतना हो गया। अब इसमें इसका कार्य, जो वाहिनिका का कार्य वो क्या करता है, जल का संवहन करता है। जल संवहन, ये तो जानते हैं कि जाइलम उत्तक क्या करता है, जल का संवहन। उसमें भी जो उसका भाग है वो विभिन्न भाग द्वारा उसका कार्य किया जाता है। जल का संवहन। और वाहिनिका क्या करते हैं, और वाहिनिका के बारे में नीचे लिखा ही दिए हैं। तो अब इसको मिटाना पड़ेगा, पहले इसको मिटाते हैं उसके बाद। तो वाहिनिका के बारे में तो लगभग बता ही दिया। अब आगे क्या होगा, वाहिका या वेसल्स। चलो वाहिका क्या होगा, वाहिका मृत होते हैं या जीवित होते हैं, पहला ये भी क्या होते हैं, ये भी क्या होता है, मृत होता है। जब ये मृत होता है तो क्या इसमें भी पाया जाएगा जीव द्रव, नहीं। इसमें भी तो वही जो पहले इसमें से हम था वही इसमें भी जीव द्रव नहीं पाया जाएगा। और इसका भी क्या होता है, लिग्निन के कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है। लिग्निन के कारण कोशिका भित्ति, और लिख देखिए, कोशिका भित्ति मोटी, किसके कारण, लिग्निन के जमाव के कारण। अच्छा, जो पहले पढ़ा था उसका आकार कैसा था, नुकीला, जिसमें कि दोनों किनारे उसका कैसा था, नुकीला। और इसका आकार कैसे था, लंबा होता है और सिलेंडराकार होते हैं। कैसा होता है, लंबी और सिलेंडराकार, लंबी सिलेंडराकार होते हैं। अब सिलेंडराकार तो समझते हैं, इसमें कुछ बताने वाला है ना, सिलेंडरा। चलो, और इसमें भी चलो, अभी इसका आकार कैसे होता है, एक के ऊपर एक संरचना बनता है, पाइप जैसी संरचना। मतलब मान लो अगर ये मान लो एक कोशिका है तुम्हारा, क्या वाहिका, फिर ये क्या करेगा इसके ऊपर, मतलब ऐसे करके ऊपर जाते हैं, एक के ऊपर पाइप जैसी संरचना बनाता है, कौन, वाहिका। यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर पाइप जैसी संरचना, पाइप जैसी संरचना बनाते हैं। तो इसमें भी गुहिका पाए जाएंगे या नहीं, इसमें भी पाए जाएंगे, लेकिन उससे भी बड़ा, उससे भी क्या होगा, यानी लिख सकते हो वाहिनिका से वाहिनिका से बड़ी गुहिका पाए जाएंगे। वाहिनिका से बड़ी गुहिका पाए जाएंगे। तो अब ये बताओ, तुम्हारा वाहिका क्या करते हैं, जल संवहन करते हैं ना, ये भी जल संवहन करेंगे। अब तुम ये बता दो कौन अधिक जल संवहन करेगा, वाहिनिका। वाहिका का जो होता है गुहिका यानी छिद्र जो खाली स्थान, वो वाहिका से छोटा होता है, अर्थात वाहिका का बड़ा होता है। तो अधिक पानी का संवहन कौन करेगा, यानी ये क्या करता है, वाहिका वाहिनिका से अधिक जल का संवहन करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलता है, आधुनिक जल का संवहन। आधुनिक अगर पूछा जाए जाइलम की कौन सी कोशिका को आधुनिक जल का संवहन करता कहा जाता है, वाहिका या वेसल्स। आधुनिक जल का और ये किसमें पाए जाएंगे, सिर्फ पुष्टि पादप,
वाहिनिका से बड़ी गुहिका पाए जाएंगे। अलग है कि नहीं रे? फिर इसमें आधुनिक जल संवहन कोशिका, आधुनिक जल संवहन कोशिका कहा जाता है किसको? कोशिका कहा जाता है। और ये किसमें पाए जाएंगे? सिर्फ पुष्पी पादप यानी एंजियोस्पर्म, या बोलो तो आवृत बीज। चलो इतना हो गया, इसको मिटाया। अब अगला क्या आएगा तुम्हारा? ये जाइलम रेशा। जाइलम रेशे में क्या होगा? मृत या जीवित? मृत। जाइलम रेशे भी क्या होगा? मृत। लेकिन इसका जो कोशिका भित्ति है उसमें क्या होगा? ये लिग्निन के कारण इसका सब कुछ नहीं, इसका मोटा नहीं पाया जाए। तीसरा ना, इसकी भी कोशिका भित्ति मोटी होगी, मतलब ये भी कोशिका कैसा होगा? मृत होगा। तो जब ये मृत होगा, लेकिन हाँ उस दोनों में क्या देखता था कि कोशिका भित्ति उसका लिग्निन के जमाव के कारण मोटा होता था ना, लेकिन इसमें लिग्निन नहीं पाया जाएगा। ये मृत होगा और दृढ़ होगा ना। दृढ़ मतलब समझ रहे हैं ना? मजबूत, दृढ़। हाँ तो ये तब क्या करेगा? कठोरता यानी पेड़ पौधे को जो तनाव आ गया जहां भी ये पाया जाएगा वो क्या करेगा? कठोरता एवं मजबूती प्रदान। कठोरता एंड मजबूती प्रदान। और यांत्रिक सहारा भी देगा ना, एवं यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा। इसमें इतना ही है। तुम्हारा अब आगे आता है जाइलम मृदुतक। मिटाते हैं इसको। कौन सी? हाँ इसमें गुहिका नहीं पाए तो छोड़ो ना। कौन सी? बोले नहीं रहे शुरू में कि इसमें लिग्निन के कारण मोटी हिस्सा सब इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ वाहिनिका और वाहिका में। देखो कॉपी में। तुम ज्यादा होशियार है ना। अब चौथा क्या? जाइलम मृदुतक या जाइलम पैरेन्काइमा। अब इसमें क्या होगा? ये जीवित या मृत? जीवित। जब जीवित होंगे तो फिर इसमें जीव द्रव पाए जाएंगे। जब जीव द्रव एन कोशिका में तुम्हारा इसमें जीव द्रव पाए जाएंगे, कोशिका झिल्ली पाए जाएंगे और जीव द्रव एन कोशिकाओं के अंदर सभी पाए जाएंगे इसमें। ये क्या करता है? अब जाइलम मृदुतक ये जीवित हो गया। और ये कार्य क्या करते हैं? ये करता, अच्छा भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम, जिससे कि देखो पेड़ पौधा जिस भाग तक भोजन पहुंचाया, जब उसका जितना आवश्यक है उतना प्रयोग कर लिया, जो बचा वो कहाँ जाके एकत्रित हो जाते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा में। जाइलम पैरेन्काइमा बोलो या मृदुतक किस रूप में? स्टार्च। स्टार्च को ही क्या बोलते हो? जटिल कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो। और किस रूप में? स्टार्च और वसा के रूप में भोजन का ये क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में न, वसा के रूप में भोजन का संग्रहण। और तो इसमें कुछ है नहीं। कौन? ये जाइलम मृदुतक। पार्श जाइलम एवं कौन सी बोला? ये करता है को तुम्हारा ओन करता है रे, वो जो गर्त पाया जाता था जो बताए थे उसमें स्क्लेराइड में। चलो छोड़ो, ये मुख्य ये दो है ना। हाँ इसकी कोशिका भित्ति का इसमें अगर ये जीवित है तो फिर ये मुलायम होगा, तो इसलिए इसके कोशिका भित्ति भी क्या होता है? यानी इसमें लिग्निन का कोई जमाव नहीं होता है। कोशिका भित्ति इसकी क्या होते हैं? पतली होती है। चलो ये हो गया इसमें खत्म। फ्लोएम भी पढ़ना अभी दे, टाइम बहुत हो गया।
हम्म।